हैं प्रियम्बल के, वो सब हम लोग देख चुके थे नहीं, और इस ऑब्जेक्टिव का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है नहीं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत कर चुके थे। तो अब इसके आगे हम लोगों को बात करना है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे स्टेटस ऑफ प्रियम्बल, ठीक है। पूरा प्रियम्बल का जो स्टोरी है वो हम लोग पिछले क्लास में बातचीत कर चुके हैं, किए हैं कि भाई प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल का क्या इंपॉर्टेंस है, प्रियम्बल का क्या बैकग्राउंड है, ठीक है, ये सारी चीजें देख चुके हैं और प्रियम्बल का क्या अर्थ है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को जो है वो देखना है इसका स्टेटस। तो हल्का फुल्का बात हमने स्टार्टिंग में ही किया था कि प्रारंभ में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता था, ठीक है। प्रस्तावना जो है यह संविधान का अंग नहीं था, ठीक है। लेकिन बाद में, ठीक है, केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, यानी कि फैसला आया, और इस फैसले में क्या कहा, फैसले में कहा कि जो आपका प्रस्तावना है ये अब संविधान का हिस्सा माना जाएगा। क्लियर है? तो अब जो है क्या माना जाता है, ये प्रस्तावना संविधान का हिस्सा माना जाता है। क्लियर है? तो स्टेटस के बारे में यहां पे बात है और कुछ खास बात है नहीं, कि एक केस हुआ था बेड़ूबाड़ी केस, ठीक है, 1960 में, और बेड़ूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, ठीक है। कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने उनका ये विचार, उनका जो दर्शन है वो इसमें जरूर दिखता है, ठीक है, लेकिन ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने ही इस फैसले को 1973 में अभी तक का सबसे बड़ा बेंच बना था, 13 जजों का बेंच, और उस बेंच ने यह फैसला किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा माना जाएगा। तो वर्तमान स्टेटस यह है कि प्रस्तावना, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। इसके पहले हमने सारी बातें की कि भाई प्रस्तावना में जो कहा जाता है कि हम भारत के लोग, ठीक है, इस हम भारत के लोग का मतलब क्या है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब क्या है कि जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में है, नहीं, सोवर्निटी जो है वो भारत की जनता के पास है। और साथ ही इसके सारे जो हमने वर्ड्स बात किया कि भाई समाजवाद का क्या अर्थ होता है, लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, गणतंत्र का क्या अर्थ होता है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ठीक है, इन सभी शब्दों का अर्थ क्या है, प्रस्तावना में जो न्याय की बात करता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इन सभी न्याय का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बातचीत कर रखी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये सब आप लोगों को याद भी होगा, ठीक है, याद रहा होगा, क्योंकि याद रखिएगा तो इसका फायदा आगे होगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो इसके फायदे आपको होंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? कितने लोगों ने किया है सॉल्व क्वेश्चन? 1 2 3 4, ओनली 4, केवल 4 लोग हैं। हैरत होने की बात नहीं है, आईएएस में सिलेक्शन का रेशियो भी यही है, नहीं समझे? सब लोग का सिलेक्शन थोड़ी होता है, बहुत कम ही लोग सिलेक्ट होते हैं ना। हाँ, 10 लाख लोग फॉर्म डालते हैं और अंतिम जो सिलेक्शन होता है वो 700 से 800 लोग का होता है। तो स्थिति वैसी ही है। अब है कि आपको उसमें शामिल होना है कि नहीं होना है, नहीं तो शामिल होना है तो वो काम करना पड़ेगा, और अगर नहीं शामिल होना है, पढ़ाई तो हो ही रही है, ये तो चलता ही रहेगा और आप पढ़ते रहेंगे, नहीं। लेकिन ये आपको समझना होगा कि आपको अल्टीमेट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नहीं, और क्वेश्चन सॉल्व करके आपको जो है सो आगे बढ़ना है, तो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा स्टेटस पे बात कर लेते हैं। मेनली जो हमने बात किया वही बात है
ठीक है, कि वर्तमान में इसका क्या स्टेटस है जी प्रेम्बल का? हाँ, संविधान का हिस्सा है, ठीक है, संविधान का ये हिस्सा है, ये वर्तमान में इसका स्टेटस यही है। तो इसका जो स्टोरी है, वो स्टोरी जो है वो यहां पे आप देखिएगा कि बताया गया है कि किस प्रकार से एक यहां पे बेरुबारी केस आप देख रहे हैं और यहां पे केशवानंद भारती केस देख रहे हैं, ठीक है, ये केस आप यहां पे देख रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग जो है सो चीजें यहां पे की गई हैं, ठीक है। तो द preamble being part of the constitution is discussed several times in the Supreme Court. It can be understood by reading the following two cases. दो केस ये यहां पे आपको लिखा हुआ है, इसको देख करके आप समझ जाएंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या मानना है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है। तो मैंने साधारण शब्द में, यहां पे लंबी कहानी है, मैंने साधारण शब्द में आपको बताया कि बेड़ूबाड़ी मामला जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना था, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का हिस्सा मान लिया प्रस्तावना को, ठीक है। मुख्य बात इसमें यही है, यही बात को यहां पे आप देखिए जो है सो लिखा हुआ है, केशवानंद भारती केस, इन दिस केस फॉर द फर्स्ट टाइम ए बेंच ऑफ 13 जजेस वाज assembled to near a writ petition. The court held that the preamble of the constitution will now be considered as a part of the constitution. देख रहे हैं ना कि यहां पे ये क्लियर हो गया कि ये क्या है, संविधान का हिस्सा है, ओके। देखिए कन्फ्लिक्शंस जो है बेसिकली क्या है कि अमेंडमेंट्स की बात होती थी, ठीक है, आगे आप देखें ना संविधान प्रस्तावना में भी अमेंडमेंट्स हुआ है, 3 वर्ड्स ऐड किए गए हैं। तो बात है कि भाई संविधान में अगर आपको संशोधन करना है, जो आर्टिकल 368 है जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है, जो कि हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है, तो अगर ये जब तक उसमें पार्ट नहीं माना जाएगा तो आप अमेंड कैसे करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट शुरू से, और एक राइवलरी हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में शुरू से चल रहा था, ठीक है, संविधान में संशोधन का मसला जो है ये शुरू से चल रहा था। 1951 में हमने पहला अमेंडमेंट किया था, संविधान में पहला जो संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, जिससे 9वीं अनुसूची ऐड की गई थी, ठीक है। तो उसमें आपने देखा कि वो अब सब्जेक्ट क्या था, हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था, राइट टू प्रॉपर्टी का मसला चल रहा था। पहले हमारे फंडामेंटल राइट 7 थे, उसमें एक राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, नहीं तो राइट टू प्रॉपर्टी का इशू चल रहा था, और उसमें जो जमींदार वर्ग था भारत का, तो उससे उसकी संपत्ति ली जा रही और वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। एक कानून बना था भूमि हदबंदी कानून, तो उनके राइट्स छीने जा रहे थे। और आपको पता है कि फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो जब किसी का संपत्ति छीना जा रहा है, और उस टाइम पे वो क्या था, फंडामेंटल राइट था, तो वो सब लोग कहां चले गए, कोर्ट में चले गए कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट हमसे छीना जा रहा है। तो कोर्ट ने क्या किया, उनका स्टैंड ले लिया, कोर्ट ने उनका स्टैंड ले लिया, कोर्ट ने कहा कि आप नहीं ले सकते हो जमीन, ठीक है। तो लेकिन सरकार जो थी उसको तो था कि भाई वेलफेयर स्टेट बनाना है, तो जो भूमिहीन लोग हैं उसके पास भी कुछ जमीन तो होनी चाहिए ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अमेंडमेंट कर दिया, और अमेंडमेंट करके क्या कर दिया, 9वीं अनुसूची में कुछ सब्जेक्ट को डाल दिया और कह दिया कि 9वीं अनुसूची में जो विषय होंगे उसको जुडिशरी रिव्यू नहीं करेगी, उसका रिव्यू का राइट खत्म हो गया, ठीक है। हालांकि अगर वर्तमान की बात करें तो रिव्यू कर सकती है, क्योंकि लगभग 9वीं अनुसूची में 290 के अप्रॉक्स सब्जेक्ट डाल दिए गए हैं, 290 के अप्रॉक्स, ठीक है। और इतने सब्जेक्ट जब उसमें होंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 9वीं अनुसूची का प्रयोग सरकार अपने हित में कर रही है, मतलब कि कोई ऐसा कानून बना दिया जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है और उसको डाल दिया 9वीं अनुसूची में। अब जुडिशरी तो रिव्यू नहीं कर सकती है, तो क्या होगा, वो कानून कंटिन्यू करेगा ना। तो उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब ये बात नहीं चलेगा, हम 9वीं अनुसूची को भी रिव्यू करेंगे, और अब वो करती है, ठीक है। तो मेन मसला प्रेम्बल के साथ था कि अगर इसको संविधान का हिस्सा मानेंगे तब नहीं इसमें अमेंड करेंगे जी, ये तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाद में इसमें माना गया, और साथ में हालांकि आपको पता है मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि 73 में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ठीक है आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है, करने का राइट है इंडियन पार्लियामेंट को, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को थ्रेट नहीं कर सकते हैं। जो मूल संरचना है,
जो मूल ढांचा है उसको आप नहीं थ्रेट कर सकते हैं। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी यह नहीं बताया है कि मूल संरचना में क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या चीज होगा जिसको कि बेसिक स्ट्रक्चर मानेंगे। इसका गेसिंग होता है। गेसिंग कैसे होता है? तो सुप्रीम कोर्ट जब कोई वर्डिक्ट देता है तो वर्डिक्ट में बताता है कि ये में आप अमेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोलता है। तो उसके हिसाब से कुछ पॉइंट्स कलेक्ट किए गए हैं, कुछ चैप्टर्स कलेक्ट किए गए हैं कि इस चैप्टर में अगर आप करोगे कुछ तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि दिस इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या वायलेशन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। ऐसा देखा जाता है कुछ पॉइंट्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज है। अब आप ये देखिएगा कि बहुत बार ऐसा आरोप लगता है कोर्ट पर कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो बहुत बार कोर्ट अपने लिए भी एक हथियार के रूप में खड़ा कर देता है, ठीक है, एक आर्म्स के रूप में यूज करता है। ये कैसे? तो आपको याद होगा कि 2014 में एक कानून लाया गया जिसका नाम था एनजीएससी, न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। इसमें प्रावधान था कि जुडिशरी में जजों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी, इसका प्रावधान था, ठीक है। विश्व का एकलौता देश है भारत जहां पे न्यायपालिका में नियुक्ति करती है, जहां पे जुडिशरी में अपॉइंटमेंट करती है। अन्यथा वर्ल्ड के किसी भी सिस्टम को आप उठा के देख लो, एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी में अपॉइंटमेंट करती है। हमारे यहां भी प्रारंभ में ही हो रहा था, लेकिन 1970 के दशक में जब इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी तब कुछ गड़बड़ियां हुई और उस गड़बड़ियों को आधार बना करके कोर्ट ने कहा कि भाई जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस से हमारा जस्टिस इंपैक्ट हो रहा है, न्याय प्रभावित हो सकता है, इसलिए जुडिशरी को कंप्लीट आप जो है सो स्वतंत्र छोड़ दो। तो उसमें नई व्यवस्था लाई गई, कॉलेजियम की व्यवस्था, और इस कॉलेजियम की व्यवस्था की भी बहुत सारी खामियां देखी गई हैं। इतनी खामियां हैं इसमें कि आप देखिएगा कि जुडिशरी में भी कुछ प्रमुख घरानों के लोग ही जज बन पाते हैं, ठीक है। तो ये क्यों हो पाता है? सुप्रीम कोर्ट में वही लोग जज बन पाते हैं जिनका कि हाई कोर्ट में कोई ना कोई आदमी है, या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट वही प्रमोट करके जाता है जिनका कि कोई आदमी है, ठीक है। तो एक प्रकार से कॉलेजियम जो है वो कहीं ना कहीं ठीक चीज नहीं है। जुडिशरी में भी जो है वो दिक्कत है वहां पे, उस लेवल पे। उसी को ठीक करने के लिए सरकार ने एनजीएससी बनाया था, लेकिन एनजीएससी ठीक कंसेप्ट था, ठीक ही था ना, लेकिन उसको भी ये कह दिया गया कि भाई इससे क्या होगा, सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा और सरकार के हस्तक्षेप बढ़ने से न्याय प्रभावित होगा। इसलिए जो एनजीएससी कानून है यह संविधान की मूल संरचना पर चोट कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और आज वही व्यवस्था भी चल रही है। तो उस व्यवस्था में दिक्कतें हैं लेकिन फिर भी चल रही है। और मजे की बात यह है कि कोर्ट मानती भी है, कोर्ट मानती भी है कि हां कॉलेजियम में तो दिक्कत है, लेकिन कंटिन्यू भी उसी को करेंगे, कंटिन्यू भी उसी को करेंगे। तो ये सारी समस्या वहां भी थोड़ी बहुत है और देखी जाती है, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि प्रेम्बल्स के सारी चीजों को हम लोगों ने जो है सो डिस्कस कर लिया है, ठीक है। मेन जो पॉइंट्स था वो यही था, ठीक है। उसके बाद यहां आप देख रहे हैं कि द प्रेम्बल इज नॉट द सुप्रीम पावर और सोर्स ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशन, but it plays an important role in the interpretation of status and provisions of the constitution, ठीक है। मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि the preamble is not the supreme power, सर्वोच्च शक्ति नहीं है, प्रस्तावना जो है यह सर्वोच्च शक्ति नहीं है, और source of any restrictions, किसी प्रकार के किसी प्रतिबंध के लिए भी यह काम नहीं करता है, ठीक है। but it plays an important role, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस एंड प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है संविधान के व्याख्या में। संविधान की अगर व्याख्या करनी हो, संविधान के किसी प्रावधान को समझना हो, तो उसमें आप इसको समझ सकते हैं, प्रियम्बल को समझ सकते हैं, ठीक है। बस प्रियम्बल की इतनी भूमिका है, ठीक है, कि इसको आप वहां तक समझ सकते हैं। बाकी स्टार्टिंग से हमने देखा है कि भाई ये क्या है, संविधान का परिचय पत्र है, ठीक है, संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। इससे संविधान के बारे में हमें समझ आती है कि ये किस प्रकार से चीजें हैं और कैसे है, तो वो सारी चीजें हमने इसमें देखी हैं। क्लियर है? तो पूरे प्रस्तावना में जो यहां तक आप लोग पढ़ रहे हैं, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत हुआ है, कोई प्रॉब्लम? हाँ क्या
केशवानंद भारती वाला मामला भी जो था मुख्य तौर पे यही था कि संशोधन का मामला था, संविधान में संशोधन का। ठीक है, संविधान में संशोधन का ही मसला था। जैसे कि 1951 में जो अमेंडमेंट हुआ, तो अमेंडमेंट से नाराज थी कोर्ट। कोर्ट ने कहा कि आप तो अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते हो, अमेंडमेंट का राइट आपके पास नहीं है। ठीक है, और खासकर मूल अधिकार का तो आप मतलब ऐसे कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो मूल अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कोर्ट का यही मानना था कि आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट। लेकिन कोर्ट को भी आप समझिएगा ना, तो कोर्ट का बिहेव जो होता है वो सामान्य तौर पे सरकार की स्थिति पे होता है कि सरकार की स्थिति कैसी है। सामान्य तौर पे आप इसका हिस्ट्री देखिएगा कोर्ट का, इस अमेंडमेंट्स का, तो उसमें आपको दिखेगा कि सरकार अगर मजबूत रही है तो कोर्ट भी कहीं ना कहीं उसी तरफ फैसला दे दिया है, और जहां पे सरकार कमजोर दिखी है कोर्ट भी जो है सो सरकार की चली गई है। इस मामले में आपको दिखेगा वैसा। जब अमेंडमेंट आऊंगा तो डेप्थ में जाऊंगा इसमें कि किस प्रकार से अमेंडमेंट्स हुआ था 1951 में, 1960 के बेड़ूबाड़ी मामले में, फिर 1967 के गोलकनाथ मामले में किस प्रकार की कहानी रची गई, और फिर 73 में कैसे कहानी बदल दी गई। 73 में कहानी इसलिए बदली क्योंकि इंदिरा जी की सरकार बहुत मजबूत थी। ठीक है, और उस मजबूत सरकार के सामने फिर कोर्ट ने भी अपना स्टैंड बदला, और कोर्ट ने उसी टाइम ये कोर्ट ने माना कि संविधान में आप संशोधन कर सकते हो। ठीक है, संविधान में संशोधन करने की आपको है, आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। आप अमेंडमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मूल संरचना है उसका जो है सो उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह मसला बेसिकली संविधान संशोधन का था। ठीक है, और उसमें कहा गया कि आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, फंडामेंटल राइट ही कम हो रहा था, मूल अधिकार ही कम हो रहा था। इसमें और आगे चलेंगे तो हम लोग एक बात करेंगे, विधि का परिभाषा, कानून का एक परिभाषा है। ठीक है, तो उसमें कहा कि भी कि कानून के परिभाषा के अंतर्गत जो चीजें आती हैं उसको कैसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे आर्टिकल 13 जो है उसके अंतर्गत उसको समझने का प्रयास करेंगे कि वो किस प्रकार से है और वो क्या है। ठीक है, तो अभी तत्काल ये प्रेम्बल की पूरी पीछे से हम लोग पढ़ते आए थे, 3-4 क्लास हमने प्रेम्बल पे किया है, तो पूरी चीजें क्लियर होंगी प्रेम्बल से रिलेटेड कि क्या है और किस प्रकार से है। ठीक है, तो अब जो है इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो संविधान के भाग पे बात करेंगे। ठीक है, जो उसके पार्ट्स हैं। ठीक है, जो संविधान के भाग है और इसके साथ साथ जो संविधान की अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स हैं, क्योंकि इसको समझने के बाद फिर आप चलेंगे, जब आप भाग 1 पढ़ेंगे इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, भारत और उसके प्रदेश, तो उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक में भारत की स्थिति और जो भारत के साथ जो प्रांत हैं इनकी स्थिति किस प्रकार से है और उनके साथ किस प्रकार से इसका जो बिहेव होता है वो किस प्रकार से किया जाता है, वो सारी चीजें आपको यहां पे दिखाया हुआ है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा कि प्रस्तावना, ये बेरुबाड़ी के ये लिख लीजिएगा आप लोग कि इट वाज यूज्ड एज अ रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which was on the implementation of the Indo-Pakistan agreement related to the Berubari Union and in exchanging the enclaves which were decided for considered by the bench consisting of 8 judge। ये भी मामला जो है ये समझ रहे हैं क्या है, कुछ 1960 में कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को दिए गए, ठीक है, और कुछ हमारे पास आए। ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ मसला है ये, और इस मामले को भी ज्यादा बेहतर से हम लोग समझेंगे कहां, तो जब पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 1 पढ़ेंगे जहां पे राज्यों का निर्माण गठन होता है। ठीक है, वहां से इसको कनेक्ट करके देखेंगे। ठीक है, कि वहां पे क्या मसला आया था कि कोई क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र जो है वो अगर आप बाहर देते हैं किसी राज्य को तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अगर भारत का कोई क्षेत्र आप विदेशी राज्य को दे रहे हो तो उसके लिए आपको संशोधन करना पड़ेगा संविधान में। ठीक है, और ऐसे किसी प्रकार की संशोधन की सामान्य तौर पे आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 1 तो भाग 1 में आर्टिकल 4 है एक, और आर्टिकल 4 कहता है, जैसे कि अगर सामान्य तौर पे आप समझिए तो एक है आर्टिकल उसमें 1, तो जो 1 है वो कहता है कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक है, और आर्टिकल 2 और 3 जो है, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3,
ये राज्यों, दोनों राज्यों के निर्माण, पुनर्गठन और उनको समाप्ति से जुड़ा हुआ मसला है। ठीक है, आर्टिकल 2 और 3। और इसमें जो आर्टिकल 4 है वो कहता है कि 2 और 3 के अंतर्गत राज्यों की स्थिति में किया गया कोई परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब कि संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है 2 और 3 के तहत अगर कुछ किया गया है तो। लेकिन बेरूबारी केस में वहां पे क्या हुआ था कि कुछ लैंड जो था वो देना था बाहर। ठीक है, तो वैसी स्थिति में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जब अपना कोई क्षेत्र विदेशी राज्य को सौंपना हो किसी एग्रीमेंट के तहत तो क्या करना होगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लेकिन राज्य के अंतर्गत हम किसी राज्य को निर्माण करते हैं, उसका गठन करते हैं, ठीक है, तो उसमें इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 और 3 में यह स्पष्ट रूप से जो है सो वर्णित है। और 4 कहता है कि 2 और 3 के तहत किया गया बदलाव संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, और इसमें साथ साथ प्रस्तावना का इशू था। ठीक है, तो यहां पे क्या किया गया कि प्रीएम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स बट इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यह माना गया कि ये क्या है जी, प्रीएम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स। जो निर्माण करता थे उनके दिमाग की एक कुंजी थी, चाबी थी। ठीक है, बट इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसको संविधान के हिस्से के रूप में कंसीडर नहीं किया गया। ठीक है, उसके बाद इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, ये इन्फोर्सेबल यानी कि बाध्यकारी नहीं किया गया कोर्ट के माध्यम से, रूल ऑफ लॉ जो है हमारे यहां विधि का शासन उसके अंतर्गत। तो इसका समूचे का निचोड़ यही है जो अभी आपको बेसिक तौर पे जो मैंने बताया कि यहां पे इस केस में क्या किया गया, संविधान का हिस्सा नहीं माना गया और यहां पे संविधान का हिस्सा मान लिया गया। क्लियर है? हाँ? 2 ही बात था उसमें, क्या हिंदी में क्या लिखना है, बस वही 2 लाइन लिख लीजिए, वही 2 लाइन आप लिख लीजिए कि जो है, और बाकी इसका पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, यहां पे कुछ है, बात समझ में आई ना? 2 ही बात है कि जो बेड़ूबाड़ी मामला था वह उसमें प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था और 1973 के केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मान लिया गया था। ठीक है, अब ये देखिए कि ये सारी चीजें हम पिछले भी देख चुके हैं, ये सारे वर्ड्स को की जो बात थी, देखिए सोशलिस्ट, सेकुलर, ठीक है, और सवर्ण, ये सारे डेमोक्रेटिक, संप्रभु लोकतंत्र जो है, तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, क्या ना, कि ये क्या है और किस प्रकार से। अभी ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, तो ये अमेंडमेंट की भी बात हम लोग पीछे जब वर्ड्स पढ़ रहे थे तो अमेंडमेंट की बात कर चुके थे। ठीक है, कि अमेंडमेंट्स की क्या है, किस प्रकार से है। तो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, और आफ्टर द जजमेंट ऑफ द केशवानंद भारती केस इट वाज एक्सेप्टेड दैट द प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये स्वीकार कर लिया गया कि केशवानंद भारती केस में कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है, तो उसके बाद क्या हुआ, अमेंडमेंट हो गया प्रस्तावना में। ठीक है, यही मसला था। उसके बाद क्या हुआ कि संविधान में संशोधन कर दिया गया। ठीक है, और यहां पे देखिए, एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल कैन बी अमेंड अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंड। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको संशोधित नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो मूल संरचना है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और एज ऑफ नाउ द प्रीएम्बल इज ओनली अमेंड वंस थ्रू द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। मतलब अभी तक में प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, वो 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और द टर्म सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ठीक है, ये 3 वर्ड जो है सो ऐड किए गए हैं, वे आर एडेड टू द प्रीएम्बल थ्रू 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, और ये देखिए कि ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग मैं बता चुका हूं आप लोगों को।
पीछे? अच्छा, कुछ लोग आई थिंक नए भी हैं आज की क्लास में। अच्छा हाँ, तो कुछ जो लोग नए हैं तो उनको हो सकता है थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो, बिकॉज कि इसमें बहुत सारी बातें हम लोग पीछे कर चुके हैं, ठीक है, कि वो क्या होता है और कैसे से, कि सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सेकुलर का मतलब क्या है, इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रस्तावना में एडेड है। तो हम जब कीवर्ड्स पढ़ रहे थे, प्रियम्बल के कीवर्ड्स, तो वहां पे हमने उसके बारे में बातचीत की हुई है कि वो क्या है, किस प्रकार से है, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा हो ठीक है, अगर कोई बात भी नहीं समझ में आए तो आप क्लास के बाद डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है, किसका मीनिंग क्या है और इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो 1976 में संविधान में जो है सो जोड़ा गया था, ठीक है। इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, प्रस्तावना में संशोधन, और भी जूम करना पड़ेगा। हाँ हाँ, हिंदी में बोल देंगे। अभी ठीक है, अभी ठीक है, चलिए। प्रस्तावना में संशोधन, ठीक है। तो ये देख लीजिए, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। केशवानंद भारती फैसले के बाद, केशवानंद भारती, यहां पे इंग्लिश लिख लेंगे, आफ्टर द जजमेंट ऑफ द केशवानंद भारती केस इट वाज एक्सेप्टेड द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि, या सर्वोच्च न्यायालय में यह स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, ठीक है। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट कर लिया गया। तो उसके बाद लिखेंगे कि एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल कैन बी अमेंड अंडर आर्टिकल 368। संविधान के हिस्से के रूप में प्रस्तावना में, संविधान के हिस्से के रूप में प्रस्तावना में, संविधान के हिस्से के रूप में प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत एक चीज मैं अभी आपको बताता हूं कि श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ तक की यात्रा अगर अपने जीवन में तय करनी है, श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ तक की यात्रा अगर अपने जीवन में तय करनी है तो एक बार में सुनना सीखना होगा, एक बार में सुनना सीखना होगा और उसको मेमोरी में रखना सीखना होगा, अगर श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ तक की यात्रा करनी है तो। समझ रहे हैं ना? प्रोसीड। क्या लिखे हैं लाइन? हाँ, संविधान के हिस्से के रूप में प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल संरचना को संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? हो गया? तो अगला पॉइंट लिखेंगे कि अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976।
42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, तो अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, और इससे 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, कौन कौन से हैं? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, ओके। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स जो हैं वो ऐड किए गए। ठीक है, तो ये जो है वर्ड, यही एक बार मात्र जो है सो अमेंडमेंट हुआ, और ये अमेंडमेंट हो पाया प्रेम्बल में इसी वजह से क्योंकि केशवानंद भारती मामले में ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि यह संविधान का हिस्सा है। ठीक है, तभी जो है सो इसमें जो है सो इसको कहा गया कि अब इसमें आप अमेंड कर सकते हैं, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये अभी भी चला रहा है कि आप अमेंड करिए कॉन्स्टिट्यूशन में। नहीं, 104 अमेंडमेंट्स हो भी चुके हैं हमारे संविधान में, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस बेसिक स्ट्रक्चर को आप खत्म ना करें। ठीक है, अगर उससे बेसिक स्ट्रक्चर को थ्रेट पहुंचता है तो कोर्ट उसको रोक देगी और वो अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहां से ऐड किया गया। ठीक है, तो अब देखिए कि ये देख रहे हैं कि सोशलिस्ट एंड सेकुलर, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो ये वर्ड देखिए, और यहां पे देखिए कि यूनिटी ऑफ द नेशन वाज चेंज्ड टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, यूनिटी ऑफ द नेशन राष्ट्र की एकता की बात है। ठीक है, तो वाज चेंज्ड टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, अखंडता, एकता और अखंडता। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार से उसकी जो है उसको थ्रेट नहीं पहुंचना चाहिए नेशन को। ठीक है, उसकी अखंडता जो है, यानी जो हमारा दायरा है, जो हमारा सीमा है, वो एकदम सुरक्षित रहना चाहिए, उसको किसी प्रकार से कोई थ्रेट जो है सो नहीं पहुंचना चाहिए। ये चीज भी वहीं से किया गया। ठीक है, उसके बाद यहां पे आप देखिए, ये बात मैंने एकदम बेसिक फर्स्ट क्लास करी थी, उसी टाइम में आप लोगों को बताया था, कुछ कंसेप्ट मैंने दिए थे कि हमारा राष्ट्र, हमारा जो स्टेट है वो डोमिनियन रहा था। ठीक है, तो कब से कब तक डोमिनियन रहे थे हम? एनीबॉडी? अच्छी बात है, अच्छी बात है, इससे आपका कॉन्फिडेंस पता चल रहा है, आपको मालूम है कि डोमिनियन कब से रहा था। अन्यथा अच्छे अच्छे लोग का दिमाग खराब रहता है कि डोमिनियन भारत कब से कब तक रहा था, नहीं जवाब दे पाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि आपने याद कर लिया है, लेकिन अच्छी बात और होगी कि कोई एक आदमी बोले कि मुझे सुनाई दे दे कि कौन सी बात है। एक आदमी कोई बोलो। हाँ, गुड, एब्सोल्युटली राइट, कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत डोमिनियन रहा था। हाँ, ब्रिटेन का रहेगा, ब्रिटेन का रहेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 3 साल के लिए कोई दूसरा आ जाए तो हम संभलबो अब इंडिया के, नहीं, ऐसा नहीं होगा ना, ब्रिटेन ही करेगा। तो ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग में भारत का था, डोमिनियन था। हम स्वतंत्र तो हुए थे लेकिन हम डोमिनियन थे। ठीक है, और क्यों थे डोमिनियन? एक आदमी को, यहां बोलो। हाँ, हेड ऑफ द स्टेट हमारा अपना नहीं था, और सबसे बड़ी बात कि जिस बेस पे हम आजाद हुए थे, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उस एक्ट में ही लिखा हुआ था कि 2 डोमिनियन को आजाद किया जा रहा है। ठीक है ना, एक भारत और एक पाकिस्तान, और उसमें लिखा हुआ था कि जब ये अपना संविधान बना करके लागू कर लेंगे, इनकी डोमिनियनशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है, और वही हुआ कि ये देखिए आर्टिकल मैंने बताया था, सेकंड लास्ट आर्टिकल, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो मूल संविधान था जिसमें 395 अनुच्छेद थे, उसका सेकंड लास्ट आर्टिकल। तो सेकंड लास्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल 394, आर्टिकल 394 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दैट आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9
ठीक है, 63, 24, 367, 379 एंड 394 सेम इनटू फोर्स सिंस द एडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को ये सारे अनुच्छेद जो है सो लागू हो गए थे। ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स जो है वो क्या हो गए थे, एग्जीक्यूट कर दिए गए थे। ठीक है, एडॉप्टेशन के दिन ही, जिस दिन संविधान को स्वीकार किया गया था यानी कि अपनाया गया था, उसी दिन ये आर्टिकल्स एग्जीक्यूट हो गए थे। ठीक है, और इस दिन हम जो है रिपब्लिक नहीं हुए थे। रिपब्लिक हम हुए कब, तो हाँ 26 जनवरी 1950 को, इस दिन हम जाकर के जो है सो रिपब्लिक हुए थे। तो यहां तक हमारा क्या चल रहा था, डोमिनियन स्टेटस चल रहा था। ठीक है, हम आजाद हो गए थे लेकिन हम डोमिनियन थे, और यही आजादी के टाइम पे आप देखें कि डोमिनियन का मांग किया जा रहा था, किया जा रहा था ना। नेहरू रिपोर्ट में भी डोमिनियन की मांग की गई थी कि हमें डोमिनियन दे दीजिए। ठीक है, लेकिन बाद में 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, वहां पे नेहरू जी ने कहा कि पूर्ण स्वाधीनता। ठीक है, हाँ जो है सो हमें जो है वो कंप्लीट रूप से जो है वो क्या चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, हम डोमिनियन से अब जो है सो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम उससे खुश नहीं है। ठीक है, तो वही जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि वही उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और जो कि उन्होंने मनाया था। ठीक है, तो ऑलरेडी ये डेट हमारे मेमोरी में था कि हमको इसको मेमोरेबल बनाना है, तो हमने 26 जनवरी 1950 को इसको एग्जीक्यूट किया, और जैसे ही इसको एग्जीक्यूट किया हम रिपब्लिक हो गए। ठीक है, और हमारा डोमिनियन वाला जो स्टेटस था वो खत्म हो गया, हम फिर डोमिनियन नहीं रहे। ठीक है, हम हो गए रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब क्या है, हाँ हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अगर वो चुना जाता है तो वो देश जो होगा सो रिपब्लिक माना जाएगा। ठीक है, इसी के अंतर्गत मैंने वो आप लोगों को बताया था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्कियल सिस्टम से रिपब्लिक सिस्टम में कैसे पहुंचा जाता है। नहीं, कैसे मोनार्कियल होता है, फिर मिक्स्ड मोनार्कियल होता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल होता है, और देन रिपब्लिक होता है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे कि वर्तमान में भी बहुत सारे देश जो है सो वो मोनार्कियल है, कुछ मिक्स्ड मोनार्कियल है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल है, और कुछ रिपब्लिक है, जिसमें रिपब्लिक में हम खुद ही आते हैं। ठीक है, कि हम लोग रिपब्लिक कंट्री हैं। तो ये सारे स्टेट्स के नेचर किस प्रकार से चेंज होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे बात करी थी। तो ये बेसिक बात था हमारा प्रीएम्बल से संबंधित। ठीक है, कि वो क्या है और किस प्रकार से है। तो अगर मेंस में भी अब कोई प्रश्न बनता है, ठीक है, मेंस के हिसाब से भी, तो आप लिख सकते हैं उसको, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना का महत्व। ठीक है, और प्रिलिमिनरी में भी अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न बनता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसके लिए आपको वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगा और आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जो चैप्टर्स आपके खत्म हो गए उस चैप्टर पे थोड़ा आप प्रश्न सॉल्व कीजिए, क्योंकि अल्टीमेट आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। जो कि मैं रोज बोलता हूं आपसे कि क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। ठीक है, तो जो लोग सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन बन रहा था उनसे, बन रहा था ना, तो क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होगा क्वेश्चन बनने में। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, यूपीएससी में पूछा गया, मैं पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूं, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप सीधे उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट लड़ाई आपकी उसी के साथ होनी है ना, लड़ना तो उसी के साथ है आपको। तो वो प्रश्न आपको बनने चाहिए। अगर वो प्रश्न आपके बन रहे हैं तो ये सारे प्रश्न बन ही जाएंगे। ठीक है, यहां पे फैक्चुअल होता है और वहां पे थोड़ा आइडियोलॉजिकल होता है, कंसेप्चुअल होता है। तो कंसेप्ट और आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो फैक्चुअल में अगर आपको फैक्ट याद है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई मुश्किल आपको नहीं होगा। तो ये आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद ही कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आप नहीं कर सकते हैं। तो वो सारा चीज थोड़ा सा कर लीजिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ आर्टिकल्स जो थे वो उसी दिन एग्जीक्यूट हो गया था जब संविधान को हमने एक्सेप्ट किया था, अपनाया था। ठीक है, और द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आवर प्रीएम्बल वाज एडॉप्टेड फ्रॉम द फ्रेंच मोटो ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये पूरी बात हम लोग कर चुके हैं इस पे कि फ्रांस में क्रांति हुई थी, 1789 की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ही जो है वो मोटो था
कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ठीक है, फ्रांस में ये नारे लगते थे। ठीक है, वहां हम लोगों ने बात की थी कि लुई 16 जो था वो उस समय राजा था फ्रांस का। ठीक है, और उसी के टाइम में विद्रोह हुआ था। ठीक है, और उस विद्रोह के वजह से जो है सो ये नारा वहां पे दिया जा रहा था, और वहीं से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको एक्सेप्ट किया है। तो वहां भी हमने बराबर से बात किया है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का क्या मतलब है। क्लियर है? ठीक है, हाँ। बताते हैं, अच्छा बात है। ठीक है, ये बाबू जो आर्टिकल ना, ये सब नागरिकता का आर्टिकल है। ठीक है, सिटीजनशिप का आर्टिकल है। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 60 फाइनेंशियल इमरजेंसी, 324 इलेक्शन है। ठीक है, तो जो जो चीज जरूरी था कि अब स्टार्ट हो गया था काम होना। अब सबसे बड़ी बात क्या थी कि देश का विभाजन हुआ था, लोग आ रहे थे, जा रहे थे। ठीक है ना, तो नागरिकता फिक्स करनी थी। ठीक है, तो जरूरत था कि उसको उसी टाइम एग्जीक्यूट कर दिया जाए। होता है ना कि जो जरूरी काम है उसको आप तुरंत कर लेते हैं ना, जो जरूरी नहीं होता उसको थोड़ा कहते ठीक है कुछ दिन के बाद कर लेंगे। सेम चीज था कि अब 324 इलेक्शन है, तो अब तो इलेक्शन कराना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट करना पड़ा था। तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, जिनका कि काम था, इमीडिएट काम था, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, और जिसको लगा कि कुछ दिन बाद कर सकते हैं उसको होल्ड कर दिया कि हम जब अपन इसको लागू करेंगे, एनफोर्स करेंगे 26 जनवरी 1950 को, तब लागू करेंगे। तो जो जरूरत की चीज थी, ठीक है, उसको कर लिया, और जो लगा कि कुछ दिन के बाद भी कर सकते हैं उसको होल्ड कर दिया कि उसको अगले बार में कर लेंगे, और उसको फिर 26 जनवरी 1950 को सबको लागू कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये सारी चीजें यहां पे हुई थी। ओके, अब प्रियम्बल में कहीं किसी को कोई समस्या? जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि समस्या दो ही तरह के लोगों को होती है, नहीं होती है। दो लोगों को प्रस्तावना में कोई समस्या नहीं होगी, जिसको सब समझ में आ गया होगा और जिसको कुछ नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्या समस्या होगी? जब समझ ही नहीं आया तो क्या समस्या नहीं, और जिसको समझ में आ गया बड़ा अच्छा से तो उसको भी कोई समस्या नहीं। तो बीच बीच में थोड़ी समस्या होती है, तो अगर बीच बीच में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो नहीं समझे तो उनका क्या ही कर सकते हैं, नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि ये क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस में भी सवाल बनते हैं, ठीक है, और प्री में भी सवाल बनते हैं। ठीक है, और अगर कोई करंट का इश्यू चल रहा है तो वो फिर आपको इंटरव्यू में भी यहां से सवाल आपको बन सकता है। तो इसलिए आपको इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए कि ये क्या है और ये किस प्रकार से है। ओके, चलिए हाँ हाँ, सामान्य तौर पे आप देखिएगा कि और भी देशों में है। ठीक है, केवल आपके ही देश में नहीं है, और भी देशों में है। सामान्य तौर पे ये सोशलिस्ट कंट्रीज का अपना एक फीचर होता है, वो रखते हैं इसको। ठीक है, तो और भी जगह पे है और हमारे देश में भी है। बेसिकली ये क्या है, तो इंट्रोडक्शन है, नहीं, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि क्या है, एक प्रकार से परिचय है। तो लोग रख लेते हैं कि भाई अगर पूरा संविधान को आप न पढ़ सको तो आप कम से कम प्रस्तावना को पढ़ लो और समझ लो कि प्रस्तावना आपको क्या दे, संविधान आपको क्या देता है। ठीक है, और इसका हमारा बेस वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से है। जब संविधान सभा ने 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने पेश किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा था, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उसको पास कर दिया था। तो पास करने के बाद वही पूरा फॉर्म जो था वो उसको मूल रूप से लागू कर दिया गया प्रस्तावना के रूप में। ठीक है, तो प्रस्तावना एक प्रकार से होना चाहिए जिससे कि अगर आप पूरा संविधान ना पढ़ के समझ सको तो कम से कम आप इसको पढ़ के समझ लो कि संविधान आपको क्या देता है। अब तो कम से कम समझ में आ रही हो ना आपको कि संविधान में समानता का मतलब क्या है, स्वतंत्रता का मतलब क्या है, बंधुत्व का मतलब क्या है, न्याय का मतलब क्या है, सोशल जस्टिस की बात की जाती है तो क्या है, जुडिशियल इकोनॉमिकल जस्टिस की बात की जाती है तो क्या है, ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है। तो ये सब संविधान आपको देता है। तो अभी आप पूरा संविधान पढ़िएगा तो इसका विस्तृत अध्ययन करिएगा, लेकिन सामान्य समझ तो आ गई ना कि ये क्या है, सामान्य समझ तो आ गई कि संविधान में क्या है और किस प्रकार से है। क्लियर है? हाँ हाँ, जो हमारा प्रस्तावना है उसका मूर्त जो ऑब्जेक्टिव है, आपने देखा कि क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। ठीक है, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। हाँ बिल्कुल,
हाँ, तो वो देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्वेश्चन का डिमांड क्या है। हाँ 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 हाँ, तो यहाँ पे जो आप जैसे क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन का सीधा सा प्रश्न अगर ये पूछ रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, और उसमें ये एक से अधिक ऑप्शंस है नहीं है, तो फिर इंटीग्रिटी वाला ही ऑप्शन होगा। बिल्कुल, देखिए जो आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो उसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको देखना होता है कि ऑप्शंस किस प्रकार से सजाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उत्तर है आपका उस ऑप्शन में छुपा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ साथ आपका जो ऑप्शन है उस पे आपका कमांड उसको देख करके अंडरस्टैंड करना होता है कि डिमांड के हिसाब से कौन सा फिट बैठ रहा है, ठीक है, और डिमांड के अकॉर्डिंग जो फिट बैठता है वो आपके आंसर्स के रूप में चूज किया था। तो पहले तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो चीज जो देखना होता है, एक अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़ लिया और क्वेश्चन के डिमांड को समझ लिया कि उसका डिमांड क्या है, वो मांग क्या रहा है आपसे, ठीक है, और डिमांड जब समझ में आ गया तो उसके बाद एक बार सरसरी निगाह से बेहतर तरीके से ऑप्शंस को देख लेते हैं, ठीक है, कि ऑप्शन जो है वो कौन सा क्लोज जा रहा है डिमांड के हिसाब से, ठीक है, तो जो क्लोज बैठ रहा है डिमांड के हिसाब से वो उसका राइट आंसर है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि कभी कभी जैसे का बीपीएससी जैसा एग्जाम नहीं, जिसमें एक ऑप्शन क्या होता है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, ठीक है, तो यहां पे बहुत प्रॉब्लम होता है कि भाई क्या कुछ नहीं होगा या एक से ज्यादा आंसर होगा, ठीक है। हालांकि ये ब्यूटी केवल बिहार का है, ऐसा ऑप्शन और कहीं पे नहीं है कि एक से अधिक, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो लेकिन इसमें भी आपको क्या होता है कि एक तो डिमांड करता है कि ग्रेवियस इंफॉर्मेशन होना चाहिए, बहुत अच्छी समझ होगी, फैक्ट्स अच्छा से याद होगा, तभी आप ई ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। नहीं, ई ऑप्शन के साथ भी वही आदमी जाता है जिसको या तो बहुत अच्छा से आता है, इसको कुछ नहीं आता है, ठीक है, जिसको अच्छा से आता है वो ई लगाएगा क्योंकि उसको पता है कि क्या आंसर है, और जिसको कुछ नहीं आता वो भी ई लगा देगा, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आया तो कैसे कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो वैसे सीन में आपको ग्रेवियस इंफॉर्मेशन का डिमांड होता है कि वहां पे गहराई से आपका अध्ययन हुआ हो और साथ ही फैक्ट्स आपके क्लियर हो, ठीक है, वो अगर आपके क्लियर है तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त उसके बेसिक डिमांड को समझे कि डिमांड क्या है, और डिमांड को समझने के साथ ऑप्शन का ऑब्जर्वेशन करें, राइट आंसर खुद ही लग जाएगा। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि प्रैक्टिस, मोर एंड मोर, जितना हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करते करते ब्रेन एक्टिव हो जाएगा उसी मोड में, ठीक है, और पता चल जाएगा कि राइट आंसर कैसे निकालना है, ठीक है। प्रैक्टिस का ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि राइट आंसर तक आप खुद ही पूछने लगते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके सामने नया आ जाए जिसको आपने कभी नहीं देखा, लेकिन आपने प्रैक्टिस इतना किया कि आप राइट आंसर लगा लोगे। तो प्रैक्टिस का यह फायदा होता है क्योंकि प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आने लगता है कि अच्छा आंसर कहां से निकल रहा है, आंसर कहां किस पॉइंट पे निकल रहा है। तो वो सब प्रैक्टिस के फायदे होते हैं, और वो तभी होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे मोर एंड मोर। नहीं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, नहीं, और जितना कम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। सारी चीज जो है सो वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस आपका कितना बेहतर है, ठीक है। तो ज्यादा से इसलिए मैं कहा कि डे 1 से क्वेश्चन सॉल्व करिए। नाम उस आदमी का केशवानंद, अभी तो केशवानंद जी का डेथ हुआ है ना, तो वो मसला था, जिस आदमी जो केस करता है उसी पे वो केस चर्चित हुआ है। गोलखनाथ, तो गोलखनाथ 2 भाई थे, वो लोग मुख्य रूप से 4 भाई थे, 2 भाइयों का मामला था, ठीक है। तो जिसके नाम पे होता है उसी का नाम रहता है, उसमें कुछ ये नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा इससे आगे की बात करते हैं। नॉर्मल पेज कहां हो, वो नहीं आ रहा है। ये तो ऐसे आप लोग को याद होगा, ठीक है। नॉर्मल पेज निकालो लिखने वाला, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ इसमें बेसिक बात था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पे आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन लिख के आइएगा, लिख के ले आइएगा, ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग है। हाँ वही बोल रहे हैं ना, अभी वही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो वो आपको दिया जाएगा और उसको लिख के लाइएगा और वहां आप जमा कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है, और ऑफिस के पास सबमिट कर दीजिएगा। वहां से मैं उसको देख लूंगा, फिर चेक करके वहां सबमिट हो जाएगा और फिर आप वहां से उसको रिसीव कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ कहीं से लो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, बुक से लो, किसी महान आदमी है उससे ले लो, ठीक है।
कोई किसी से हेल्प लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी नहीं मैंने अभी बहुत हेल्प किया ना, तो अभी कर लो, फिर हाँ उसमें जो खामियां होंगी उसमें फिर हेल्प करूंगा कि हाँ इसमें और क्या ठीक कर सकते हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा वर्ड लिमिट के को ध्यान में रख करके आंसर्स को फॉर्म करना है कि शब्द जो है वो ध्यान में रहे, ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब जो है हम लोग जो बेसिक था पूरा इसका बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। अब जो है थोड़ा हम लोग जो बात करेंगे इसके जो चीज, जैसे कि इसके पार्ट और शेड्यूल्स, ठीक है, भाग और अनुसूची, ठीक है, क्योंकि जो आर्टिकल्स हैं वो हमने मतलब कि बेसिक में तो भाई 395 थे, ठीक है, अभी अमेंड होते होते उसकी संख्या बढ़ गई है, ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से हाँ 465 प्लस हो गया, 470 के अप्रॉक्स, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ आर्टिकल्स, कुछ पार्ट्स और कुछ अनुसूचियां अगर आप याद कर लेते हो, अगर आपको ध्यान में रह जाता है तो आपका काम हो जाता है और आप वहां से ये कर लेते हो, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा अनुच्छेद याद करने बैठ जाते हैं, ठीक है। कुछ तो इतनी महान आत्माएं होती हैं कि एकदम मतलब संविधान का किताब उठा करके एकदम मतलब फुल स्टॉप बिंदु कमा के साथ याद कर लेते हैं। नहीं, वो बोलते हैं कि हम तो पूरा याद करें, उसका क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। यूपीएससी थोड़ी कहती है कि संविधान का विशेषज्ञ बन के आओ, नहीं, वो तो कहते हैं कि भाई सबका जानकारी थोड़ा बहुत होना चाहिए जिससे कि काम यहां पे चल जाए आपका, ठीक है। तो वैसे आपको समझना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो जो पार्ट है, ठीक है, अब यहां पे हम लोग थोड़ा बात करेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट का, ठीक है ना, महत्वपूर्ण भाग का, ठीक है, जो महत्वपूर्ण भाग है। तो ये तो आपको पता है कि बेसिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने भाग थे जी? 22, ठीक है, 22 थे, ठीक है। अब आप देखिए कि कुछ बढ़ा भी, ठीक है, तो बढ़ करके 25 हुआ, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा कि अगर ग्रेवियस, अगर गहराई से आप समझिएगा तो अभी भी भाग की संख्या लगभग यही है, 22 ही है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि जब से कुछ कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं तो उसके अंदर भागों की संख्या बढ़ी है, ठीक है। जैसे कि मूल कर्तव्य, तो संविधान का भाग 4 क, ठीक है, ठीक है। आप नगर निगम, नगर पालिका, नगर प्रशासन जो है तो भाग 9 क, ठीक है। सहकारी समिति भाग 9 ख, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ नंबर्स बढ़े हैं, तो वो उसके अंदर बढ़े हैं, ठीक है, बाहर नहीं बढ़ा है। तो ऐसे अगर आप देखें तो 25 तो हो गए हैं, लेकिन मूलतः अब अगर आप समझेंगे तो वो 22 ही है, ठीक है। तो 22 में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा समझते हैं, हेडिंग बनाएंगे महत्वपूर्ण भाग, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के महत्वपूर्ण भाग, ठीक है। ठीक है, और इसको याद रखिएगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है ना, ताकि वो हमेशा आपको ध्यान में रहे, ठीक है। अब देखिए कि एक हो गया भाग, ठीक है, और एक कॉलम बना दीजिए प्रावधान, ठीक है ना, प्रोविजंस, ठीक है, ऐसे 2 कॉलम बना दीजिए, ठीक है। प्रोविजन, ठीक है, और एक छोटा सा कॉलम और बना दीजिए आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल्स देख लेंगे, अनुच्छेद, ठीक है। तो पहले तो यहां पे हो जाएगा भाग 1 प्रथम, ठीक है। तो जब हम भाग 1 को देखेंगे तो यहां पे हम देखेंगे क्या है जी, संघ और उसके प्रदेश, ठीक है, ठीक है, संघ और उसके प्रदेश, या फिर कह सकते हैं कि संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। और अनुच्छेद यहां पे 1 से 4, ठीक है। अभी हमने बात किया था इसके बारे में, क्या था ना कि आर्टिकल 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, ठीक है। तो जो ये हमारा जो ये है,
तो इसमें क्या है, भाग 1 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, संघ और उसके प्रदेश, हाँ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो क्या है कि संघ और राज्य क्षेत्र, संघ के बारे में और राज्यों के बारे में, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया था कि बिहार एक राज्य नहीं है, ठीक है, ये क्या है, प्रांत है। तो इसी प्रकार से जितने भी राज्य आप देखते हैं वर्तमान में, जो 28 राज्य हैं, वो राज्य नहीं है बल्कि क्या है, प्रांत हैं। और राज्य कौन है जी, भारत है। क्यों राज्य नहीं है बिहार, संप्रभुता नहीं है, बिल्कुल, इसके पास सवर्निटी नहीं है। तो सवर्निटी नहीं होने की वजह से यह जो है सो राज्य नहीं है, सवर्निटी इंडिया के पास है, इस वजह से इंडिया जो है वो स्टेट है। और देश पॉलिटिकल साइंस में सामान्य तौर पे कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो एक प्रशासनिक सुविधा के लिए यूज किया जाता है, अन्यथा पूरे संविधान में कहीं भी देश नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो संविधान का जो भाग 1 है, इसका विषय क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है, और इसका अनुच्छेद है 1 से 4, ठीक है। भाग 2 जो है, ठीक है, तो ये आपको पता ही है क्या है, नागरिकता, नहीं सिटीजनशिप, हाँ नागरिकता, ठीक है, 5 to 11, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ये जो सिटीजनशिप है यही 5, 6, 7, 8 जो लागू हो गया था उसी दिन, ठीक है, संविधान को अपनाने के दिन ही लागू हो गया था। अभी ये खूब चर्चा में रहा था पिछले 2019 में, नागरिकता का मामला चर्चा में था जी। एक कानून पास हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो अगर एक प्रश्न आपसे बने कि नागरिकता संबंधित किसी प्रकार का संशोधन करना होता है तो वो संशोधन कहां पे होता है? हाँ, इधर से कोई कुछ बोल रहा था, आर्टिकल 4। और कोई? नागरिकता संबंधित जो प्रावधान बनाए जाते हैं उसके लिए जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो कहां पे किया जाता है? हाँ, संसद तो करेगी। और कोई? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूं, प्रश्न, मैंने अभी क्या कहा कि प्रश्न को समझिए, उत्तर अपने समझ में आ जाएगा। पहले होता है कि प्रश्न को समझिए, मैंने पूछ रहा हूं कि नागरिकता के संबंध में अगर संशोधन करना है तो कहां पे संशोधन करना पड़ेगा नागरिकता के लिए? 5 से 11 आर्टिकल में। अच्छा, ठीक, इसलिए मैं पूछ रहा था कि ये कंफ्यूजन वहां दूर कर दे, ठीक है ना। नागरिकता के संबंध में कोई भी संशोधन अगर होता है तो नागरिकता अधिनियम 1955 में होता है, ठीक है, संविधान के 5, 6, 7, 8, 9 में नहीं किया था। अब क्यों? क्योंकि नागरिकता देने और लेने का जो भी प्रोविजन है अब इंडिया में वो तय होता है नागरिकता अधिनियम 1955 से, ठीक है। वही एक्ट बनाया गया है, संसद ने बनाया है, और जो भी अमेंडमेंट अब होते हैं वो उसी में होते हैं, ठीक है। तो किसमें होगा? नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, नागरिकता अधिनियम जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसी में अमेंड होता है और उसी को ठीक ठाक करके और फिर नए प्रोविजंस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये नागरिकता का जो मामला है वो कहां से कहां तक में है जी? 5 से 11 तक में आर्टिकल्स में है, जिसमें आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 बताता है कि आपको नागरिकता कैसे मिलेगी, ठीक है, और 9 और 10 बताता है कि आपकी नागरिकता कैसे छिन जाएगी, आप कैसे नागरिक नहीं रहोगे, और 11 कहता है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है, ठीक है, कोई और कानून नहीं बना सकता है, ठीक है। तो सिटीजनशिप रिलेटेड कोई भी इश्यूज होगा तो कौन सॉल्व करेगा? संसद सॉल्व करेगी, संसद उस पर कानून बनाएगी, कोई और उस पर नहीं करेगा काम, ठीक है। तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, ठीक है। भाग 3 ये तो पॉपुलर है एकदम, नहीं, मूल अधिकार नहीं, फंडामेंटल राइट, ठीक है, पता है, 12 से 35, ठीक है, 12 to 35, ठीक है। तो 12 से 35 तक में क्या है? फंडामेंटल राइट है भाग 3 में, ओके। अब इसमें देखिए कि 12 अनुच्छेद 12 क्या है जी? राज्य की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ द स्टेट,
ठीक है, राज्य को यह परिभाषित करता है, ठीक है। और 13 क्या है? नहीं, ये नहीं है, हाँ, असंगत या संगत, ठीक है। मतलब कि मुख्य तौर पर कहें कि विधि का परिभाषा दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद 14 से स्टार्ट होता है कहानी इक्वलिटी का, फिर उधर 19 से लिबर्टी का, फिर 23-24 में एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड, फिर 25 में रिलीजियस राइट, फिर 29-38 जो माइनॉरिटीज के राइट्स, और फिर 32 जो है वो रेमेडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो वो बात है। फिर 33, 34 एंड 35, ठीक है, ये अलग कहानी बयां करता है, ठीक है। 33, 34 और 35। तो 33 क्या करता है? 33 बिल्कुल 33 है जो सैनिक, अर्धसैनिक बल या पुलिस जो है, इनके फंडामेंटल राइट्स में कटौती की गई है, ठीक है। इनको उतने राइट्स नहीं है जितने कि सामान्य लोगों को है, ठीक है। जैसे कहते हैं कि हम लोग तो अलबल कुछ बोलते हैं ना, कुछ भी माइक लगा दिया जाए तो फिर तो एकदम बोलने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो प्रशासन के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, सेना के लोग हैं, उनको उतनी आजादी नहीं कि वो उतना खुल करके या उस सारी बातों को बोल सके, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि वो ऑफिशियली एक बार बोलते हैं, फिर अपना काम में लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके वहां पे कुछ राइट्स उनके सीमित किए गए हैं। 34 जो है वो मार्शल लॉ है, ठीक है। और फिर 35 जो है वो कहता है कि भाई मूल अधिकार के संबंध में किसी प्रकार का अगर कोई कानून बनाना होगा तो वो कौन करेगा? संसद करेगी, वो संसद का काम है, ठीक है। और ये जो मूल अधिकार है, इसको जब आप पढ़िएगा, जब देखिएगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, नहीं कहा जाता है कि ये मैग्ना कार्टा है, ठीक है। ये मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? मैं पूछ रहा हूं सीधे तौर पे कि मतलब क्या है मैग्ना कार्टा का, उसमें कहानी में नहीं जाना है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा क्या है? अधिकारों का महान घोषणा पत्र, अधिकारों का महान घोषणा पत्र। याद रखिए कि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, आपको कम शब्द में ज्यादा बात बोलना है, क्योंकि कहानी सुनने का टाइम किसी के पास नहीं है, ठीक है। कहानी सुनाइएगा, बोर हो लगेगा, गबड़ा दिलो, मिजाज खराब कर लो, नहीं। तो आपको क्या करना है? फैक्ट्स पे बात करना है, पॉइंट पे बात करना है। अच्छा, मेंस में यूपीएससी क्या करती है? कहती है कि भाई 250 में लिखो आंसर, 150 में लिखो आंसर। क्यों कहती है? वो कहती है कि पॉइंट बता दो, कहानी मत बताओ, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटीज आंसर्स होते हैं, नहीं उसका पिताजी था, मम्मी थी, नहीं ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो सब नहीं चाहिए, पॉइंट बताओ, कहानी क्या था उसमें। मैंने पूछा कि ये बात है बता दो, क्योंकि वर्ड्स नहीं है ना, टाइम भी तो नहीं है, 3 घंटा में 20 क्वेश्चन लिखना है, तो कैसे लिख पाएंगे? और पेज भी लिमिट देती है यूपीएससी, नहीं उसी पेज के अंदर लिखना है सारी कहानी। तो वैसे में आपको क्या बात करना होता है? उस पॉइंट्स पे बात करना होता है। तो क्या है? अधिकारों का महान घोषणा पत्र। जब एक ही बार में बहुत सारा राइट आपको मिल जाए तो वो कहते हैं मैग्ना कार्टा है, ठीक है। आपको याद है कि मॉडर्न हिस्ट्री में भी मैग्ना कार्टा कंपनी को मिला था। किसने दिया था कंपनी को मैग्ना कार्टा? हाँ, फर्रुखसियर, गुड। फर्रुखसियर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था मैग्ना कार्टा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो तीसरा है, ये क्या है? मूल अधिकार है, ठीक है। और भाग 4 जो है, ये क्या है? डीपीएसपी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, नहीं ये नीति निर्देशक तत्व, नहीं इसी को बोलते हैं डीपीएसपी, ठीक है। 36 to 51, ठीक है। देखिए अब ये यहां तक तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, ये तो वैसे नॉर्मल चीज है, ठीक है। ये ध्यान ही रहता है आदमी को, तो इसलिए इसको एक कॉलम में रख करके इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें एक चीज और आप जोड़ लीजिए, 4 क, ठीक है, या 4A, ठीक है। वो क्या है? मूल कर्तव्य। हाँ, आर्टिकल 51A, ठीक है। तो ये जो है, इसको आपको एक कॉलम रख के इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि भाग 1 जो है वो क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग 2 जो है वो है सिटीजनशिप, नागरिकता,
ठीक है। भाग 3 जो है वो है मूल अधिकार, ठीक है। भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 4 का जो है वो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। और आपको पता है कि जो मूल कर्तव्य है ये मूल संविधान में नहीं था, ठीक है, ये मूल कर्तव्य में नहीं था। कहां से लिया गया है? बिल्कुल रसिया से लिया गया है, ठीक है। ये लिया गया है यूएसएसआर से, ठीक है। हाँ, आयरलैंड से नीति निषेध तत्व लिया गया है, ठीक है, लेकिन मूल कर्तव्य जो है ये टेकन फ्रॉम रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आदमी ऐसा नहीं कि तुमको याद नहीं था, आदमी जब अति उत्सुक होता है ना तो घबरा जाता है, समझ रहे हो ना। तो अपने आप पे क्या करना है, कंट्रोल रखना है। और खासकर आप तो भाई सिविल सर्विस सर्वेंट बनेंगे ना, डीएम बनेंगे, एसपी बनिएगा, और आप उत्सुक हो जाइएगा तो कामरा सब घबरा जाएगा, नहीं घबरा जाएगा। अब कलेक्टर साहब एकदम कोई मामला हुआ पहले अच्छा हम ही पता कर लेते हैं क्या बात, नहीं आपको बताने वाला आके बताएगा ही कि सर ऐसा ऐसा बात है, आप डिसीजन लीजिए क्या करना है। और वो अगर कहीं हड़बड़ा के ले वो गलत डिसीजन, तो क्या होगा जी, पूरा जिला का जो है सो काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पूरा जिला उन पर डिपेंड करता है ना, सब वो करता है, तो वो चीज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज को, इसको आप क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे, ठीक है, ये आपको एक साथ रखना है। तो ये हमको सब लोग को लगभग ये याद भी होगा, बिकॉज ये बहुत चर्चित आर्टिकल भाग है। इसके बाद मसला कहीं फंसना होगा तो फंसेगा, यहां तक तो सब लोग को याद होगा ही होगा, ठीक है। और नहीं याद होगा तो याद जरूर कर लेंगे कि भाग 1 जो है संघ और राज्य क्षेत्र है, भाग 2 नागरिकता है, भाग 3 मूल अधिकार है, भाग 4 राज्य का नीति तत्व है, और भाग 4 का जो है सो मूल कर्तव्य है, ठीक है। मूल कर्तव्य जो है वो मूल संविधान में नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया था, ठीक है। वही 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही एक समिति ने सिफारिश की थी। क्या नाम था समिति का? बलवंत राय पंचायत से संबंधित है बाबू, हाँ, स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। और इस एक समिति ने, और इसमें बाद में अपने कुछ जो है सो सुझाव दिए थे। कभी कभी प्रश्न बनता है कि समिति का संबंध किससे है, तो एक और समिति है जिससे, उसका नाम है वर्मा समिति, ठीक है, वर्मा समिति, ओके। तो उसका भी मूल कर्तव्य से संबंध है, ठीक है। तो ये यहां तक ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जाना है, क्या काम है कोई? अच्छा, टाइम भी हो गया है, टाइम रुकता नहीं है, नहीं ये दिक्कत है इसके साथ। हाँ, कहाँ से आते हैं आप लोग? अच्छा अच्छा, हाँ, तो अभी टाइम आप लोगों का चेंज हो गया ना, टाइम अभी शायद आप लोगों का बदल गया है, 2 हो गया ना। हाँ, तो थोड़ा उधर टाइम मिलेगा, ठीक है। नहीं हुआ है, एक बार आप लोग श्योर हो जाइएगा, ठीक है। तो ठीक है, आगे हम लोग इसके आगे बात करेंगे, ठीक है। कल इससे कुछ फैक्चुअल बात है। हाँ, क्वेश्चन लिखा देते हैं, एक मिनट। ये जो है आगे जो है हम लोग इसमें बात करेंगे कि ये क्या है और किस प्रकार से है। भाग मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद फिर थियरी पे आएंगे कि जो भाग 1 है उसका क्या चीज है, किस प्रकार से काम करता है, राज्यों का गठन किस प्रकार से हो, राज्यों का विघटन किस प्रकार से होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज हम लोग आगे बात करेंगे कल भाग और शेड्यूल्स को कंप्लीट करने के बाद, ओके। लिखिएगा, प्रस्तावना क्या है, व्हाट इज प्रीएम्बल, प्रस्तावना क्या है।